कर स्वर्णिम रश्मि को आया सरस प्रभात, नमन करें सर को झुका, करें प्रभा की बात। प्रभात की वेला में अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम की नई प्रस्तुति के साथ। सुप्रभातम में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बार फिर भारतीय कालगणना की विशेषताओं को विश्लेषित करता आज का पंचांग, प्रेरक सुंदर सुभाषित, विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा, फिर योग मंत्र और स्वास्थ्य को समर्पित हमारे 2 प्रभाग, साथ ही संस्कृत की पाठशाला और एक प्रेरक वृत्ति की भी विशेष प्रस्तुति। सुप्रभात का आरंभ हम करते हैं आज के पंचांग से। तो आइए आज की तिथि, वार और नक्षत्र क्या हैं, यह सबसे पहले जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय की पहचान के साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने सामर्थ्य को एक नई दिशा दिखाने वाले सुभाषित प्रभाग की तरफ। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जब हम स्वयं को ढालते हैं तभी जाकर सफलता संपूर्णतः प्राप्त हुआ करती है। तो आज देख लेते हैं कुछ इसी भाव को आयाम देते एक प्रेरक सुभाषित को संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। तेज क्षमावानैकान्तं कालज्ञस्य महीपते नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविद कवे। जैसे श्रृंगार आदि रसों और भावों के मर्म को जानने वाले कवि के लिए केवल ओजस्विता को प्रकट करने वाले या केवल सरलता या मधुरता प्रकट करने वाले शब्दों का ही प्रयोग अपेक्षित नहीं होता, अपितु दोनों का ही यथा प्रसंग प्रयोग अपेक्षित होता है। वैसे ही समय को पहचानने वाले शासक के लिए केवल बल प्रयोग या केवल क्षमादान ऐसा कोई एक नियम नहीं होना चाहिए। वस्तुतः शासक को समय देखकर जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। Just as a skillful poet makes use of words depicting different moods according to the situation, similarly, an able king uses force as well as compassion in different situations to overcome the challenges. Only use of force or only use of compassion is not the hallmark of an able ruler. अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय दर्शन परंपरा अत्यंत समृद्ध है। अपनी अपनी प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा को व्याख्यायित करते ये दर्शन अपने संप्रदाय को परंपरा में प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यूं तो भारतीय दर्शन परंपरा में 6 प्रमुख दर्शन हैं, जिनमें वेदांत को दर्शन शिरोमणि कहा जाता है और इसी वेदांत की परंपरा को पोषित करता 21वीं सदी में प्रतिष्ठापित हुआ स्वामीनारायण संप्रदाय से संबद्ध है अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वामीनारायण संप्रदाय एवं अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के उत्कर्ष के बारे में। वैदिक परंपरा, सनातन संस्कृति और ज्ञान का अद्भुत प्रवाह प्राणी मात्र के लिए अमूल्य धरोहर है। उन आचार्यों का अनुपम अवदान है जिन्होंने अथक परिश्रम व तपश्चर्या से इस ज्ञान को ग्रंथों में अभिनिविष्ट किया। ग्रंथों की रचना एवं भाष्यों के द्वारा आचार्यों ने गूढ़ तत्वों, रहस्यों को जिज्ञासुओं के समक्ष उद्घाटित किया।
प्रस्थान त्रयी भारतीय परंपरा में वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता ये ग्रंथ आते हैं। इन्हीं ग्रंथों पर भाष्य की रचना कर किसी दर्शन या संप्रदाय द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी क्रम में आता है स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके द्वारा परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की प्रतिष्ठा की गई। स्वामीनारायण संप्रदाय एक वैदिक सनातन धर्म का संप्रदाय है। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र आदि वैदिक शास्त्रों के आधार पर इस संप्रदाय में सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है। इस संप्रदाय के दार्शनिक तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत गुणातीत गुरुओं के उपदेशों द्वारा इस दर्शन का निरूपण किया जाता है। वेदांत भाष्य परंपरा में सबसे पहले आचार्य शंकर हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठापित करते हुए शांकर भाष्य की रचना की। ततः विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की। मध्वाचार्य ने द्वैत दर्शन के अनुरूप पूर्ण प्रज्ञ भाष्य व निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन में वेदांत पारिजात भाष्य लिखा। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तकाचार्य वल्लभ ने अणुभाष्य एवं अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक श्री बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना की। इसी क्रम में वर्षों बाद अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार स्वामी नारायण भाष्य की रचना महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास द्वारा की गई। It fits exactly what a bhashya should be. संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है। भगवान स्वामीनारायण के अक्षर पुरुषोत्तम विषयक सिद्धांत को आधार बनाकर संत परंपरा के अनुग्रह से इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की स्थापना हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से यह विशेष योगदान है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से स्वामीनारायण संप्रदाय का यह एक बहुत बड़ा विशिष्ट योगदान है। उसमें भी खासकर हमारे प्रसिद्ध 10 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों के आधार पर इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रस्थापन प्रतिपादन किया जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से इस प्रस्थान त्रयी पर स्वामीनारायण भाष्य की रचना की गई और भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थापित किया गया है। इस दर्शन के अनुसार प्राणी को अक्षर बताते हुए परम तत्व पर ब्रह्म का सेवक माना गया है। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि वैदिक ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम विषयक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इस विशिष्ट सिद्धांत का इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है। जैसे भगवद गीता में कहा, यस्मक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान क्षर और अक्षर से भी परे है और उसकी हमें भक्ति करनी है। इस प्रकार इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ। मुंडक उपनिषद जैसी श्रुतियों में भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा, अक्षरात् परतः परः, भगवान पर ऐसे अक्षर से भी परे है, इसलिए भगवान को परात्पर कहते हैं। एक विशिष्ट तत्व मीमांसा, एक विशिष्ट मुक्ति मीमांसा, विशिष्ट ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा को लेकर इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है।
भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध एवं परिपुष्ट करता स्वामीनारायण भाष्य इसलिए भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि इसी के प्रणेता आचार्य भद्रेश दास स्वामी द्वारा प्रस्थानत्रयी भाष्य के साथ साथ स्वामीनारायण संप्रदाय का वादक ग्रंथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा भी प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया। अतः यह कहा जाता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा को संपोषित, संवर्धित एवं संप्रेरित करता हुआ भारतीय दर्शन परंपरा का अभिनव दर्शन है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। गुर्दे में पथरी की समस्या आम है। आइए जान लेते हैं कि गुर्दे में पथरी की समस्या क्यों होती है और इसके खतरे को कैसे किया जा सकता है कम। गुर्दे में पथरी होना आम समस्या है, जिसके लिए जीवन शैली और आहार को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण होता है। गुर्दे में पथरी किसी भी आयु में हो सकती है। शरीर व रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, ये कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। तकरीबन 10-12% पॉपुलेशन को जिंदगी में एक बार पथरी होने का खतरा ज़रूर रहता है। जो गुर्दे के रास्ते में होती हैं वो छोटी पथरियां भी ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके पूरे गुर्दे में नुकसान करती हैं। जो गुर्दे के अंदर हैं और इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं और गुर्दे के रास्ते को ज़्यादा नहीं ब्लॉक कर रही, वो इतना ज़्यादा नहीं परेशान करती हैं। मानव मूत्र में खनिज व एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तब वो क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं, जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता है और एक पथरी का रूप ले लेता है। जब गर्मी बहुत हो, शरीर से पसीना ज़्यादा आ रहा हो या पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा हो, तो उस समय हमें अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो है स्टोन प्रिवेंशन के लिए जो टारगेट है वो 24 घंटे में एक इंसान को 1.5 और 2 लीटर के बीच में यूरिन पास करना चाहिए। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा यूरिन जो पास कर रहे हैं 24 घंटे में एक बार नाप लेना चाहिए। उससे आइडिया हो जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है। गुर्दे की पथरी का इलाज उसके आकार, पथरी के स्थान, संख्या और संरचना पर निर्भर करता है। आकार छोटा होने पर ये पत्थर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी पथरी मूत्र के रास्ते में फंस सकती है, जिससे पेशाब करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को गुर्दे की पथरी से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सीय उपायों की आवश्यकता होती है। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन कर गुर्दे में पथरी होने की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फ्लूइड इंटेक से 2 फायदे होते हैं। एक तो स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई स्टोन बनता भी है तो जब वो 2-3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर के साइज़ का होता है तो स्पॉन्टेनियस पैसेज का चांसेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं विद अ गुड यूरिन आउटपुट। कोई ऐसी ज़्यादा डाइट खाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में आया, या बहुत ऐसी डाइट खाई गई जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट आया, तो उससे स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें गाइडलाइन बड़ी सिंपल है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। और दूसरा, मिक्सचर ऑफ आइटम्स खाएं। जैसे अगर आपको साग लेना है, साग के साथ अगर थोड़ी सी दही लेते हैं, दही में कैल्शियम होता है, साग में ऑक्सलेट होता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और अगर आप मिक्सचर ऑफ आइटम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में खा रहे हैं तो आपका स्टोन का रिस्क कम रहता है। गुर्दे में पथरी का सही इलाज करवाना जरूरी है। साथ ही आवश्यक है सावधानी रखना, जिससे गुर्दे में पथरी से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब क्रम है योग प्रभाग का। आज के योग प्रभाग में देख लेते हैं कि हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए। नमस्कार, मैं संगीता ठाकर। आज हम जानेंगे हार्मोनल बैलेंस के बारे में कि कैसे योगा की मदद से हम हमारे हार्मोनल को संतुलित कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलित हो जाने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि वज़न बढ़ना, कम होना, तनाव में रहना, नींद कम हो जाना, थकान आना, स्किन की प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, पीठ के नीचे दर्द होना, बहुत सारी समस्याओं के सामना करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि योगा हमें संतुलित हार्मोनल करने में कैसे मदद करता है। तो इसके लिए हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे हार्मोनल को संतुलित करने में मदद करता है। तो जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम हम जनरली पद्मासन या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको सुखासन में ये प्राणायाम करके बताने वाली हूँ। सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, विष्णु मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट इनहेल 1 2, होल्ड 1 2 3 4, लेफ्ट एक्सेल 1 2, लेफ्ट इनहेल 1 2, होल्ड 1 2 3 4, right exhale 1 2, suspend 1 2, left inhale 1 2, hold 1 2 3 4, right exhale 1 2, right inhale 1 2, hold 1 2 3 4, left exhale 1 2, suspend 1 2, रिलीज, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हुआ हमारा एक राउंड कंप्लीट। बीपी पेशेंट, कार्डियक और प्रेग्नेंट वुमन इसे होल्ड ना करें। बिना होल्ड किए आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करता है, उसकी नियमित प्रैक्टिस किया कीजिए तो आपको उसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। और कम से कम 5 राउंड आप कर सकते हो और हर एक राउंड के बीच में आपको नॉर्मल सांस लेना ज़रूरी है। तनाव के कारण भी हमारे हार्मोनल्स असंतुलित हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के लिए। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ श्री हंसा योगेंद्र जी से। नमस्कार। हमारे शरीर के हार्मोन्स अगर बैलेंस पे ना हो तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। स्वास्थ्य तो बिगड़ ही सकता है, मन की स्थिति भी काफ़ी खराब हो सकती है। इसलिए हार्मोन्स को सही स्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक प्राणायाम जो योग में हमेशा कहते हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बाजू से सांस लेना, थोड़ा रोकना, दूसरी बाजू से छोड़ना वगैरह। तो ये करने से दोनों बाजू की नॉस्ट्रिल्स बराबर काम करने लगती है, दोनों बाजू के ब्रेन के लोब्स बराबर काम करने लगते हैं और हार्मोन्स सही बैलेंस में आ जाते हैं। बैलेंस में लाने के लिए ज़रूरी है कि आप सही खाना खाएं, डाइट खाएं जिसमें नट्स बहुत ज़रूरी है, वॉलनट ज़रूरी है, ओमेगा 3 की चीज़ें खाएं और सारी दूसरी चीज़ें खाएं जो हेल्दी हो। गलत चीज़ें खाने से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तीसरा ज़रूरी ये है कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, इसलिए कि शरीर का वज़न सही रहना चाहिए। इसलिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। चलना बहुत फ़ायदा करेगा और प्रकृति में चलना और भी फ़ायदा करेगा। बस ये सब करें, हार्मोन सही ही रहें। सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्दी ही लौटते हैं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been.
मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। सुप्रभातम में फिर से आप सभी का स्वागत है। संसार में संबंधों का विशेष महत्व है। माँ, नानी, मामी आदि के रूप में संबंधी कहे जाने वाले लोग जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हमारे सहयोगी तो बनते ही हैं। ऐसे में संस्कृत की पाठशाला में आज हम इन्हीं बंधुवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को संस्कृत में कहना सीखेंगे और इनसे वाक्य बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की यह संस्कृत पाठशाला। मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः एतस्मिन् नूतने अंके। संस्कृत पाठशाला के अपने पिछले अंक में हमने पुल्लिंग के बंधुवाचक शब्दों को सीखा था। आज के इस अंक में हम स्त्रीलिंग के बंधुवाचक शब्दों को सीखते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। आपको ज्ञात ही है कि स्त्रीलिंग में छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर हम सा, एषा और का इन पदों की सहायता ले रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि दूरस्थित स्त्रीलिंग के लिए सा, समीपस्थ के लिए एषा और जहां हम प्रश्न बना रहे हैं वहां हम का इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। आइए उदाहरण से इसे देखते हैं। माता अर्थात माँ, इसके लिए जननी और अम्बा शब्द भी मिलते हैं। का माता, कौन माता है? सा माता, वह माता है। एषा माता, यह माता है। पितामही अर्थात दादी। का पितामही, कौन दादी है? सा पितामही, वह दादी है। दादी जब दूर खड़ी हैं तो हम वाक्य कह सकते हैं सा पितामही, और जब दादी पास खड़ी हैं तो एषा पितामही, यह दादी है। ऐसा वाक्य हम बनाएंगे। मातामही अर्थात नानी। का मातामही, सा मातामही, एषा मातामही। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री अर्थात बेटी। का पुत्री, सा पुत्री, एषा पुत्री। अग्रजा। का अग्रजा, सा अग्रजा, एषा अग्रजा। अग्रजा अर्थात बड़ी बहन। अनुजा अर्थात छोटी बहन। का अनुजा, सा अनुजा, एषा अनुजा। मातुलानी अर्थात मामी। का मातुलानी, सा मातुलानी, एषा मातुलानी। भ्रातृजाया अर्थात भाभी। भ्रातृजाया। का भ्रातृजाया, सा भ्रातृजाया, एषा भ्रातृजाया। स्नुषा। स्नुषा अर्थात बहू। का स्नुषा, सा स्नुषा, एषा स्नुषा। श्वश्रूः। श्वश्रूः अर्थात सास। का श्वश्रूः, सा श्वश्रूः, एषा श्वश्रूः। मित्रों, संभवतः आपको ये शब्द और साथ ही साथ सा,
एषा और का, इन सभी का प्रयोग अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हमने एक ही पद के साथ सा, एषा और का, इन पदों का प्रयोग किया था। आप इन सब का अलग अलग प्रयोग भी करके वाक्यों के युग्म बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। जैसे वह माँ है, यह पुत्री है, या वह माँ है, यह बहन है। तो वाक्य बनाएंगे सा जननी, एषा सहोदरी, सहोदरी अर्थात बहन। वह दादी है, यह नानी है। तो सा पितामही, एषा मातामही इत्यादि। आशा है आप सभी इन वाक्यों का अभ्यास नित्य कर रहे होंगे। इसी अभ्यास को आप और बढ़ाते जाइए। आगामिनि अंके नूतनेन अभ्यासेन सह पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। तो संस्कृत की पाठशाला के साथ ही सुप्रभातम का आज का यह अंक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष हम उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।